गुड मॉर्निंग सबको। अच्छा, कल जो बताया था सबने पढ़ लिया था? यस मैम। समझ में आ गया? यस मैम। कल वाली जो कल हमने पढ़ा था चैप्टर, उसमें किसी को कहीं पर कोई दिक्कत आई है तो पूछ सकते हो भी। ठीक है, चलो अपन आगे बढ़ते हैं आज, है ना। जो मैंने कल बताया था कि ये चीजें याद कर लेना, क्या तुम लोगों ने याद कर ली? यस। ठीक है। मेरी कल्पना का आदर्श समाज। भीमराव अंबेडकर जिस आदर्श समाज की कल्पना करते थे उसके बारे में बता रहे हैं कि जाति प्रथा के खेदजनक परिणामों की नीरस गाथा को सुनते सुनाते आप में से कुछ लोग निश्चय ही ऊब गए होंगे। यहाँ पर क्या कर रहे हैं? अंबेडकर जो है भाषण दे रहे हैं, ठीक है। भाषण देने के बीच में वो क्या बोल रहे हैं कि मैं जाति प्रथा के जो परिणाम है वो क्या है, आप लोगों को नीरस लग रहे होंगे। उस नीरस कहानी को सुनते सुनते आप लोग ऊब गए होंगे, ठीक है। तो और ये अस्वाभाविक भी नहीं है, ये बिल्कुल स्वाभाविक बात है। एक ही बात को सुनते सुनते हम क्या करते हैं, ऊब जाते हैं, बोर होने लगते हैं। तो अंबेडकर जी भाषण के बीच में ही ये बात बोल रहे हैं, ठीक है। हाँ बोलो। नीरस का अर्थ क्या होता है? नीरस मतलब बिना किसी रस के, बिना किसी आनंद के, जिसमें कोई रस ना हो, जिसमें कोई आनंद ना हो, ठीक है। आगे बात समझ में? यस मैम। ठीक है। अतः अब मैं समस्या के रचनात्मक पहलू को लेता हूँ, ठीक है। अब मैं जो समस्या है ये वाली, उसका जो रचनात्मक पहलू है, कुछ रचनात्मक मतलब जिसमें कुछ नया निर्माण हो, ठीक है। किसी नई चीज का निर्माण हो, उसको हम रचनात्मक कहते हैं। तो कह रहे कि मैं रचनात्मक पहलू को लेता हूँ। मेरे द्वारा जाति प्रथा की आलोचना सुनकर, कि मैंने जाति प्रथा को की निंदा की है, जाति प्रथा क्या है, बिल्कुल बेकार है, और आप लोग मुझसे यह प्रश्न पूछना चाहेंगे कि यदि मैं जातियों के विरुद्ध हूँ, ठीक है, यदि मैं जातियों का विरोध करता हूँ तो फिर मेरी दृष्टि में आदर्श समाज क्या है। पर जब आप जातियों का विरोध कर रहे हो तो आपकी दृष्टि में एक अच्छे समाज, एक अच्छा समाज जिसमें सारे आदर्श लागू हो, वो आदर्श समाज कौन सा है? आप लोग मुझसे ये पूछेंगे। यदि ऐसा पूछेंगे, यदि आप ऐसा पूछते हैं तो मेरा उत्तर क्या होगा कि मेरा समाज, मेरा जो आदर्श समाज है उसमें क्या हो, सबको स्वतंत्रता हो, समता, सब एक समान हो, ठीक है, और भ्रातृता पर आधारित होगा, और उसमें क्या होगा, भाईचारा होगा, ठीक है। अंबेडकर जी के अनुसार जो आदर्श समाज है वो किस पर आधारित है? स्वतंत्रता पर, समानता पर और भाईचारे पर, ठीक है। क्या यह ठीक नहीं है कि भ्रातृता अर्थात भाईचारे में किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यदि लोग एक दूसरे को भाई मानकर रहे, भाईचारा निभाए, तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? किसी को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। किसी भी आदर्श समाज में इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, गतिशीलता मतलब आगे बढ़ने की प्रवृत्ति, ठीक है। कोई भी समाज हो उसमें इतनी गतिशीलता होनी चाहिए, वो हमेशा आगे की ओर बढ़े, जिससे क्या हो, कोई भी वांछित मतलब क्या है, आवश्यक, कोई भी जो परिवर्तन आवश्यक हो वो क्या हो, समाज के एक छोर से दूसरे छोर तक फैलाया जा सके या पहुंचाया जा सके, ठीक है। किसी भी समाज में जो भी आवश्यक परिवर्तन हुआ तो समाज के एक छोर से, समाज की शुरुआत से लेकर लास्ट तक जहां पर हमारा समाज है, समाज के लोग हैं, वहां तक वो परिवर्तन पहुंच जाए, यदि वो आवश्यक हो तो। फिर कह रहे हैं कि ऐसे समाज के बहुविध हितों में, बहुविधि मतलब अनेक प्रकार के हितों में, अनेक प्रकार के हित मतलब जिससे समाज की भलाई हो, उसमें सबका भाग होना चाहिए, उसमें सब लोग सम्मिलित होने चाहिए तथा सबको उनकी रक्षा के प्रति सजग रहना चाहिए, और समाज के उन सभी लोगों को जिससे कि समाज का हित हो रहा है, उन हितों के प्रति हर एक व्यक्ति को
सचेत और सावधान रहना चाहिए। ठीक है। वांछित मतलब आवश्यक, आवश्यक। ठीक है। फिर आगे कह रहे हैं वो सामाजिक जीवन में अबाध, अबाध मतलब बिना किसी बाधा के, बिना किसी बाधा के। ठीक है। सामाजिक जीवन में बिना किसी बाधा के दूसरे व्यक्ति के साथ संपर्क होना चाहिए। अनेक साधन और अनेक अवसर हमें उपलब्ध होने चाहिए। तात्पर्य यह है कि दूध पानी के मिश्रण की तरह भाईचारे का यही वास्तविक रूप है। जैसे दूध और पानी एक दूसरे में मिल जाता है और फिर एक हो जाता है, तब हम दूध में से दूध को और पानी को नहीं पहचान पाते कि यहाँ पर पानी तो इसमें कैसा दिख रहा है, दूध कैसा दिख रहा है। तो भाईचारा भी किसके मिश्रण की तरह हो, उनका मिलन जो हो वो दूध और पानी की तरह हो, वो दोनों उसी की तरह मिलकर सारे समाज के लोग एक हो जाए। आई बात समझ में सबके? यस। ठीक है। और इसी का दूसरा नाम लोकतंत्र है। जब सारे समाज के लोग एक दूसरे से मिल जाते हैं, एक दूसरे को भाई मानने लगते हैं, भाईचारा स्थापित हो जाता है, उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। ठीक है। क्योंकि जो लोकतंत्र है केवल शासन की पद्धति नहीं है, लोकतंत्र शासन का एक तरीका नहीं है। ठीक है ना, बल्कि क्या है, लोकतंत्र मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या की एक रीति तथा समाज के सम्मिलित अनुभवों के आदान प्रदान का नाम है। ध्यान से समझो कि जो लोकतंत्र है केवल शासन करने का एक तरीका नहीं है, वो क्या है, मूल रूप से सामूहिक जीवनचर्या जिसमें समूह में लोग अपना जीवन जीते हैं। ठीक है, सामूहिक रूप से अपना जीवन जीते हैं और उनकी एक ही रीति होती है, एक ही ढंग होता है उनका। ठीक है, और उसमें समाज के सभी लोगों के अनुभव शामिल होते हैं। मतलब यहाँ पर नहीं कि यहाँ पर अनुभव देने का या लेने का सिर्फ एक या किसी दो तीन कोई अधिकार हो, ऐसा नहीं है। उसमें समाज के सम्मिलित अनुभव होते हैं, मतलब सभी लोगों के अनुभव होते हैं और वो एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं। उन्हीं अनुभवों को वो देते भी है और दूसरे के लेते भी है। उसको कहा गया है लोकतंत्र। ठीक है। साथ ही क्या हो, इनमें ये चीज भी जरूरी हो कि अपने साथियों के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो और समाज के जो दूसरे लोग हैं जो हमारे बराबर हैं, या चाहे से वो ऊंचे हो, चाहे से वो उच्च जाति में हो, चाहे से वो निम्न जाति में हो, लेकिन सब में क्या हो, सबका एक दूसरे के प्रति श्रद्धा का भाव हो, सम्मान का भाव हो, उसे हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र। आगे बात समझ में, लोकतंत्र किसे कहेंगे, लोकतंत्र में क्या होता है बताओ। चलो, लोकतंत्र किसे कह रहे हैं अम्बेडकर जी, जल्दी बताओ। तुम्हारे सामने तुम्हें दिख रहा है। जिन लोगों में एक दूसरे के प्रति श्रद्धा व सम्मान का भाव हो और इसके अलावा और हम सभी को समान अधिकार मिला हो, हर चीज का। सभी को समान अधिकार मिला हो और जहाँ समूह में लोग अपने साथ जीवन जीते। हाँ, जहाँ समूह में लोग जीवन जीते। ठीक है, 3 पॉइंट हो गए। और एक और बताओ। और सबके साथ सभी अनुभवों, हाँ, और सभी के अनुभवों का आदान प्रदान हो। ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, लोकतंत्र। ठीक है। अच्छा, अंबेडकर जी के अनुसार आदर्श समाज कौन सा है, किस समाज को हम आदर्श समाज कहेंगे, जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता, हाँ बिल्कुल सही, जहाँ पर स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा हो। और यहाँ पर भाईचारे के लिए अम्बेडकर जी ने क्या चीज आवश्यक बताई है, भाईचारे के लिए क्या आवश्यक बताया है, हमने पढ़ा है ऊपर,
बताओ, भाईचारे में संपर्क कैसा होना चाहिए? अब वापस बता रही हूँ, अबाध संपर्क, बिना किसी बाधा के एक दूसरे से संपर्क होना चाहिए। और उनका संपर्क कैसा होना चाहिए? दूध और पानी के मिश्रण की तरह एक होना चाहिए। समझ में आ गई बात? ठीक है ना? भाईचारे के लिए क्या जरूरी है? एक तो उनका अबाध संपर्क होना चाहिए, समान अवसर साधन सब उनको समान रूप से मिलने चाहिए, और उनका जो मिलन है वो दूध पानी के मिलन की तरह होना चाहिए। जिस प्रकार से दूध और पानी मिलकर एक हो जाता है, उसी प्रकार सारे समाज का जो लोग हैं वो भी सिर्फ एक है। ठीक है, सभी को समान रूप से सारे अधिकार प्राप्त है। उसे ये जो भाईचारा है, इसे अंबेडकर जी ने भाईचारा कहा है। आ गई बात सबके समझ में? कोई दिक्कत किसी को? चलिए आगे चलते हैं। इसी प्रकार स्वतंत्रता पर भी क्या कोई आपत्ति हो सकती है? भाई यदि हम किसी को आजादी से अपना जीवन जीने का अवसर दे रहे हैं तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है, किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? ठीक है, गमनागमन की स्वाधीनता, गमनागमन मतलब आने जाने की, ठीक है, आने जाने की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, अपने अनुसार जीवन जीने की, अपने अनुसार अपनी शारीरिक सुरक्षा करने की स्वाधीनता सबको मिलनी चाहिए। इनके अर्थों में शायद ही कोई स्वतंत्रता का विरोध करे। यदि ये चीजें स्वाधीनता इनको कहा जाता है तो शायद ही कोई व्यक्ति होगा जिसको इस स्वतंत्रता से विरोध होगा। कौन सी स्वतंत्रता? जिसमें आने जाने की सुविधा हो, ठीक है, सबको अपना जीवन अपने अनुसार जीने की सुविधा हो, स्वाधीनता हो, स्वतंत्रता हो, ठीक है, और अपने शरीर की सुरक्षा करने की स्वतंत्रता उनको हो कि वो किस तरीके से अपने शरीर की सुरक्षा करते हैं। तो इस स्वतंत्रता में शायद ही किसी को कोई आपत्ति हो। इसी प्रकार संपत्ति के अधिकार, भाई जिसकी संपत्ति है वो संपत्ति उसी को मिलनी चाहिए। ठीक है, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री रखने के अधिकार, अपना जीवन चलाने के लिए उसे क्या चीजों की आवश्यकता है? औजार मतलब उसको किन चीजों की आवश्यकता है जिससे उसका जीवन आसानी से चले, और सामग्री और वस्तुएं रखने का अधिकार जो उसके जीवन के लिए आवश्यक है। ठीक है, जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। सामग्री कौन सी? जिससे कि उसका शरीर जो है वो स्वस्थ रह सके। उसके अर्थ में भी, यदि इस अर्थ में भी यदि ये स्वतंत्रता किसी को दी जाए, इस पर भी कोई आपत्ति नहीं हो सकती। इन चीजों पर अंबेडकर जी के अनुसार किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती। ठीक है, किन किन चीजों पर? आने जाने की स्वाधीनता, जीवन तथा शारीरिक सुरक्षा की स्वाधीनता, फिर दूसरा क्या है? संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता, जीविकोपार्जन के लिए आवश्यक औजार व सामग्री की स्वतंत्रता, ठीक है, और जिससे कि मतलब इनसे क्या है? जिससे शरीर को स्वस्थ रखा जा सके। इन पर किसी को भी कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो फिर मनुष्य की शक्ति के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की भी स्वतंत्रता क्यों ना प्रदान की जाए? अंबेडकर जी यही पूछते हैं कि मनुष्य की शक्ति के सक्षम, यानी कि मनुष्य अपनी शक्ति का प्रयोग जिस कार्य में करना चाहता है, ठीक है, जिस कार्य को करने में करना चाहता है, और उस शक्ति का जो प्रयोग करेगा वो भी बहुत प्रभावशाली करेगा, दूसरों को प्रभावित करने वाला प्रयोग करेगा अपनी शक्ति का, तो इस काम में उसको स्वतंत्रता क्यों नहीं दी जा सकती, क्यों नहीं प्रदान की जा सकती? आई ना बात सबके समझ में? भाई सारे इन सब अधिकारों पर उनको स्वतंत्रता मिल गई, लेकिन यहाँ पर सिर्फ मनुष्य अपने मन मर्जी से यदि कोई कार्य करना चाहता है तो उस जगह उसको स्वतंत्रता क्यों नहीं मिली हुई है? आगे मेरी बात समझ में सबको? ये अंबेडकर जी सवाल पूछ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जाति प्रथा के पोषक है, जो जाति प्रथा को पालने वाले हैं, उसको बढ़ाने वाले हैं, वो जीवन, शारीरिक सुरक्षा
तथा संपत्ति के अधिकार की स्वतंत्रता को तो स्वीकार कर लेंगे। वो मान लेंगे कि जीवन अपने अनुसार जी लो, अपनी शरीर की सुरक्षा अपने अनुसार कर लो, संपत्ति का अधिकार भी तुम अपने अनुसार बांटो, कोई दिक्कत नहीं है। इन सब चीजों की स्वतंत्रता तो वो स्वीकार कर लेंगे, परंतु मनुष्य के सक्षम एवं प्रभावशाली प्रयोग की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी तैयार नहीं होंगे। लेकिन वो मनुष्य को अपने मन मुताबिक कार्य करने की स्वतंत्रता देने के लिए जल्दी से तैयार नहीं होंगे। ठीक है, क्योंकि उनके अनुसार क्या है, जिस जाति में जिस मनुष्य ने जन्म लिया है और जिसके माता पिता जो काम करते आ रहे हैं उसको वो ही काम करना है। अपनी मन की मर्जी से, अपनी रुचि से, अपने स्वभाव से उसको कोई काम नहीं करना है। ये कौन कहते हैं? जो जाति प्रथा के पोषक है, उस जाति प्रथा को बढ़ाने वाले हैं। क्योंकि इस प्रकार की स्वतंत्रता, यदि इस प्रकार की स्वतंत्रता हर एक व्यक्ति को मिल जाए तो इसका अर्थ क्या होगा कि वो अपना व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता किसी को नहीं है, तो उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा। यदि इस प्रकार की स्वतंत्रता किसी को मिल जाए तो वो क्या करेगा? अपना व्यवसाय खुद चुनेगा। ठीक है, लेकिन जाति प्रथा के पोषकों ने क्या कर रखा है? उनको अपना व्यवसाय चुनने का अधिकार नहीं दे रखा। तो इसका अर्थ क्या हो गया कि उसको गुलामी में जकड़ कर रखा गया है, यानी कि आज भी वो दास्ता को उस गुलामी के बंधन में वो बंधा हुआ है। जाति विशेष का व्यक्ति क्या है? वो आज भी उस गुलामी के बंधन में बंधा हुआ है, क्योंकि उसको अपने मन से व्यवसाय करने की छूट नहीं है। ठीक है, तो ये कह रहा है ना कि उसका अर्थ उसे दास्ता में जकड़ कर रखना होगा, मतलब उसको गुलामी के बंधन में बांध कर रखना हो गया इसका अर्थ। फिर आगे कह रहे क्योंकि दास्ता जो है, जो गुलामी है, वो केवल कानूनी पराधीनता को ही नहीं कहा जा सकता। कानूनी पराधीनता मतलब जहाँ पर जिसका कानून लागू है उसका हमें क्या करना, उस कानून का, उसके नियमों का हमें पालन करना ही करना है, चाहे हमारी मर्जी हो चाहे हमारी मर्जी ना हो। तो कानूनी पराधीनता तो ठीक है भाई, कानून का नियमों का पालन तो हमको करना ही है, ठीक है, लेकिन क्या है, दास्ता में वो स्थिति भी सम्मिलित है। ये जो कानूनी पराधीनता की स्थिति है वो तो सम्मिलित है ही है, साथ ही साथ जिससे क्या होता है, कुछ व्यक्तियों को दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है। दास्ता की स्थिति क्या हो गई कि कुछ व्यक्तियों का जो कार्य है, जो व्यवहार है, जो उसके कर्तव्य है, वो दूसरे लोगों ने निर्धारित कर दिए और उन लोगों के द्वारा निर्धारित किए गए कर्तव्यों को, व्यवहार को उन लोगों को मतलब करना ही है, चाहे मजबूरी में करना पड़े चाहे मन मर्जी से करना पड़े। तो दास्ता की स्थिति क्या हो गई कि यहाँ से लेकर यहाँ तक कुछ व्यक्तियों को क्या करना पड़ता है, दूसरे लोगों के द्वारा निर्धारित व्यवहार एवं कर्तव्यों का पालन करने के लिए विवश होना पड़ता है, मजबूर होना पड़ता है, चाहे उनकी मर्जी नहीं है तो भी मजबूर हो रहे हैं। तो ये क्या चीज हो गई, ये उसकी दास्ता हो गई, हमने वो दास्ता उसकी स्वीकार कर ली। इसे हम फिर स्वतंत्रता नहीं कह सकते। स्वतंत्रता में हम हमारे मन मुताबिक व्यवहार करेंगे, हमारे मन मुताबिक जो हमारे मन को अच्छा लगता है वो कर्तव्य का पालन करेंगे, वो काम करेंगे। ये नहीं कि तुमने कह दिया कि यहाँ उठो या यहाँ बैठो तो हम वहीं बैठे रहे, यहाँ से उठ के हम उधर नहीं जा सकते, ऐसा नहीं है। ठीक है, फिर कह रहे हैं कि यह स्थिति कानूनी पराधीनता न होने पर भी पाई जा सकती है। यहाँ पर हमें कानून का जो नियम लागू हुए हैं हम पर, वो चीज अलग है, वो चीज तो अलग है, वो तो सबको करनी है। उसकी कानून की पराधीनता तो सबको स्वीकार करनी पड़ती है, कुछ व्यक्तियों को ही नहीं, सभी व्यक्तियों को, समाज के सभी व्यक्तियों को कानूनी पराधीनता स्वीकार करनी पड़ती है। लेकिन जाति प्रथा के आधार पर, ठीक है ना, जो गुलामी है वो कुछ व्यक्तियों को या कुछ जातियों को ही स्वीकार, मजबूरी में स्वीकार करनी पड़ती है। ठीक है, फिर आगे कह रहे हैं कि उदाहरण के लिए जाति प्रथा की तरह ऐसे वर्ग होना संभव है जहां कुछ लोगों की अपनी
इच्छा के विरुद्ध पेशे अपनाने पड़ते हैं। जाति प्रथा में कुछ लोगों के ऐसे वर्ग बना दिए गए हैं, उनको ऐसे समूह में बांट दिया गया है जहां पर उनको अपनी इच्छा के विरुद्ध, उनकी इच्छा नहीं है वो काम करने की, लेकिन फिर भी अपनी इच्छा का विरोध करके मजबूरी में उनको वो काम करना ही पड़ता है। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? दासता क्या है समझ में आ गया? स्वतंत्रता के कौन से अधिकार हैं जो सबको प्राप्त है, वो क्या बात समझ में आ गई? बताओ जल्दी। ठीक है, दासता क्या है वो समझ में आ गई? ठीक है, चलिए आगे चलूं? चलती हूँ, नहीं आई हो तो पूछ लेना। आइए अब समता पर विचार करें, समानता पर। उन्होंने स्वतंत्रता पर विचार कर लिया, ठीक है, दासता पर विचार कर लिया, पहले हमने आदर्श समाज पढ़ लिया, भाईचारा क्या है ये पढ़ लिया। अब ये समानता, ठीक है ना, उस पर विचार कर रहे हैं। क्या समता पर, क्या समानता पर किसी को आपत्ति हो सकती है? भाषण में कह रहे हैं यदि सबको एक समान माना जाए तो इस पर क्या किसी को आपत्ति होगी, किसी को विरोध होगा? ठीक है, फ्रांसीसी क्रांति के नारे में समता शब्द ही विवाद का विषय रहा है। फ्रांस में क्या है, समता जो शब्द है हमेशा इस पर विवाद होता रहा है। जो समता के आलोचक हैं, जो समानता की निंदा करने वाले हैं, वो ये कह सकते हैं कि सभी मनुष्य बराबर नहीं होते। ठीक है, उनका ये तर्क वजन भी रखता है, उनका जो ये तर्क है वजन रखता मतलब महत्वपूर्ण भी है। वजन भी रखता मतलब उनका ये तर्क महत्वपूर्ण भी है कि सभी लोग बराबर नहीं हो सकते। लेकिन तथ्य होते हुए भी, लेकिन ये चीज जो है प्रमाणिक होते हुए भी विशेष महत्व की बात नहीं है, क्योंकि शाब्दिक अर्थ में यदि शब्दों में लिया जाए, इसका शब्दों में अर्थ निकाला जाए तो समता असंभव होते हुए भी यह नियामक सिद्धांत है, यह बना बनाया सिद्धांत है। ठीक है, समानता असंभव होते हुए भी, भाई सभी लोग एक समान तो नहीं हो सकते, कोई गरीब है कोई अमीर है, ठीक है, कोई उच्च जाति का है कोई नीची जाति का है, कोई पढ़ा लिखा है कोई अनपढ़ है, कोई मजदूर है कोई मैनेजर है कोई मालिक है। ठीक है ना, इस तरीके से समानता तो सब में नहीं हो सकती, लेकिन दृष्टि जो होनी चाहिए वो सबके लिए समान होनी चाहिए। तो ये क्या कह रहे हैं कि शाब्दिक अर्थों में समानता एक तरह से देखा जाए तो असंभव है, और ये सिद्धांत भी है, नियमों का सिद्धांत भी है कि मनुष्य की जो क्षमता है वो 3 बातों पर निर्भर करती है। क्षमता, काम करने की जो शक्ति होती है, ठीक है ना, वो 3 बातों पर निर्भर करती है। किन बातों पर? एक तो शारीरिक वंश परंपरा, उनकी जो शुरू से जो वंश परंपरा चली आ रही है वो। सामाजिक उत्तराधिकार अर्थात सामाजिक परंपरा के रूप में माता पिता के कल्याण की कामना। ठीक है, शिक्षा तथा वैज्ञानिक ज्ञानार्जन आदि, शिक्षा तथा और चीजों का विज्ञान से संबंधित ज्ञान को प्राप्त करना, सभी उपलब्धियां जिनके कारण सभ्य समाज जंगली लोगों की अपेक्षा विशिष्टता प्राप्त करता है। किनके कारण प्राप्त करता है? एक तो सामाजिक वंश परंपरा के आधार पर, सामाजिक उत्तराधिकार के आधार पर, और उनको जो माता पिता के कल्याण की कामना रखते हैं उस परंपरा के आधार पर, शिक्षा के आधार पर, वैज्ञानिक ज्ञानार्जन के आधार पर, जो और उसको जो और उपलब्धियां मिली हुई है उसके आधार पर सभ्य समाज क्या करता है, जो जंगली लोग हैं उनसे विशेष सिद्ध होता है, विशेषता प्राप्त करता है। और अंत में ये सब चीजों के बाद में अंत में तीसरी चीज क्या है? मनुष्य के अपने प्रयत्न, मनुष्य के अपने कर्म, अपनी कोशिश। इन तीनों दृष्टियों से निसंदेह मनुष्य समान नहीं होते। ठीक है, मनुष्य के प्रयत्न सबके एक समान नहीं होते, सबका ज्ञानार्जन एक समान नहीं होता, सबकी शिक्षा एक समान नहीं होती। ठीक है, सबके जो सामाजिक उत्तराधिकार है वो समान नहीं होते। ये सारी चीजें क्या है? समान नहीं है। तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज को भी उनके साथ असमान व्यवहार करना चाहिए? समता विरोध करने वालों के पास इसका क्या जवाब है? वो कह रहे हैं कि मान लो यदि इन सब चीजों में लोग समान नहीं हैं, तो क्या इन विशेषताओं के कारण समाज के जो लोग हैं, समाज के साथ भी क्या हम अलग अलग व्यवहार करेंगे? क्या हम समाज के लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे?
ऐसा क्या संभव हो सकता है क्या? मान लो एक सामूहिक समूह में हम भाषण दे रहे हैं, ठीक है, समूह में अनेक प्रकार के लोग हैं, सबके दिमाग अलग अलग चल रहे हैं, सबकी सोच अलग अलग चल रही है, तो क्या हम सबकी सोच के अनुरूप, क्या सबकी रुचि के अनुरूप भाषण दे सकते हैं कि वो भाषण सबको अच्छा लगे? नहीं दे सकते ना। तो हमें क्या करना, हमें सिर्फ एक भाषण देना है जो सब लोगों के लिए क्या करना है, सब लोगों के लिए महत्वपूर्ण हो, उपयोगी हो, तो हम वो करेंगे। चाहे उसमें से कुछ लोग उस भाषण को मतलब उसको महत्व ना दे, उसको ग्रहण ना करे, उसको ना समझे, हम उससे हमें मतलब नहीं है, क्योंकि हम हर एक मनुष्य के मुताबिक व्यवहार नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर ये इन बातों को कहकर अंबेडकर जी यही पूछना चाह रहे हैं कि जो समता का विरोध करने वाले लोग हैं वो इस चीज का क्या जवाब देंगे? क्या उनके लिए ये संभव है कि वो सभी लोगों के साथ अलग अलग व्यवहार करेंगे? जिसके पास बहुत ज्यादा ज्ञान है और वो लोग समूह में है, वो एक समाज में है, ठीक है ना, तो ऐसा पॉसिबल बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, बाकी का अपन कल कंटिन्यू करेंगे। एक पेज है, इसको पढ़ लेना। कल नहीं, कल की छुट्टी है आप लोगों की, परसों सैटरडे कोई रिकॉर्डिंग नहीं होती है, अपनी क्लास होगी मंडे को। ठीक है, तब तक आप अगर कोई पेंडिंग वर्क बचा हुआ है वो कर लो। और हाँ, प्रोजेक्ट कब सबमिट करवाएंगे? 20 तो कल ही है, सैटरडे। तुमने करवा दिया? हाँ ठीक है, एक दो बच्चों ने करवाया, दिव्या का आ गया, बाकी बच्चों का नहीं आया। जो यहाँ पर आउट ऑफ जयपुर है उनको छोड़ के बाकी लोग मुझे सैटरडे को, शनिवार को डिपॉजिट करवा के जाएंगे सारे। ठीक है, मैम कल ही करवा तो टीचर्स तो आएंगे ना? नहीं 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 नहीं, टीचर्स को छुट्टी बड़ी मुश्किल से मिलती है बेटा, कल छुट्टी मिली है हमको भी। मंडे बाद में नहीं करवा सकते क्या? क्यों क्यों अनीता, क्यों नहीं करवा सकते? मतलब तुमने इतने दिन से काम नहीं किया क्या? फिर मैंने तो कब का, एक महीने पहले पीडीएफ भी भेजा ना। पीडीएफ से, अच्छा तुमने पीडीएफ तो भेज दिया, लेकिन मेरे पास आए तो सही। तुम अभी कहाँ पर हो, यहीं पर हो कि कहीं बाहर हो? अभी तो यहीं पे हैं। तो करवा जाओ, जब तुम्हें पीडीएफ भेज दे किसी के हाथ भिजवा दो। ठीक है ना? ठीक है, किसी की कोशिश करो कि भाई सब लोग मतलब सैटरडे को, फिर राखी, चलो राखी के बाद मंडे है तो मंडे को करवा दो, जिसकी कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है वो। ठीक है, समझ में आ गई सबको? ये